हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज मैं आपको बताऊंगा खिलजी वंश के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। देखिए क्या है, जो अलाउद्दीन खिलजी था, इन्होंने 1296 से 1316 तक शासन किया था। कब से कब तक? 1296 से 1316 तक। इनका जन्म सिरसा के अंदर 1266 में हुआ था। कब हुआ था? 1266 में। अगर इसके मूल नाम की बात करें तो इसका मूल नाम था अली या अली गुरसब। इसको का मूल नाम क्या था? अली या अली गुरसब। इनका राज्य अभिषेक जो हुआ था वो 3 अक्टूबर 1296 को इन्होंने रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर बलवन के लाल भवन में स्थित दौलत खानाए जुलूस में अपना राज्याभिषेक कराया था। अब ये रुकनुद्दीन इब्राहिम कौन था? ये रुकनुद्दीन इब्राहिम था जलालुद्दीन का पुत्र। ठीक है। इनकी उपाधियां थी अबुल मुजफ्फर, सुल्तान अलाउद्दीन दुनिया, वदीद मोहम्मद शाह खिलजी। यानी इतनी बड़ी इसकी उपाधि थी। और इसकी जो अन्य उपाधियां थी, इसको सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता था। सल्तनत का समुद्रगुप्त गुप्त भी कहा जाता था। जो सल्तनत का समुद्रगुप्त, इसको किसने कहा? स्टैनले पूल ने। और सिक्कों पर इसकी उपाधि मिली है वो है सिकंदर द्वितीय। इसको यामीनुल खिलाफत, नासिर अमीरुल मोमिनीन भी कहा जाता था। यानी इसकी कई उपाधियाँ थी। इसकी उपाधियाँ बहुत थी। नासिर अमीरुल मोमिनीन का मतलब होता है खलीफा का दायां हाथ या नायब। ठीक है। अमीर खुसरो और इसामी इसको भाग्यवादी व्यक्ति बताते हैं। क्या बताते हैं? भाग्यवादी व्यक्ति। अलाउद्दीन का जो कुतबा था ये गजनी के अंदर भी पढ़ा गया था। गजनी की जामा मस्जिद के अंदर इसका कुतबा पढ़ा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अमीर खुसरो क्या कहते हैं कि ये एक युग का विजेता था। इसको विश्व का सुल्तान भी कहता था। जनता का चरवाहा भी इसको कहा जाता था। पृथ्वी के शासकों का सुल्तान भी इसको कहा जाता था। यानी आप देख रहे हैं कि इसकी कितनी उपाधियां हैं। जोधपुर में स्थित पांडवा के संस्कृत शिलालेख जो 1301 का है, में क्या लिखा है कि पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। यानी इसके बारे में क्या लिखा है कि पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। ठीक है। ककसूरी क्या कहते हैं कि इसके द्वारा जीते गए किलों की गणना कौन कर सकता है? ये ककसूरी ने कहा है इसके बारे में। दूसरा, डॉक्टर एस रे ने कहा है एक महान मुसलमान शासक प्रबंधक मानते हैं, इसी से मुसलमान साम्राज्य की शुरुआत मानते हैं। यानी क्या कहते हैं कि मुसलमान साम्राज्य की जो शुरुआत हुई थी वो अलाउद्दीन खिलजी से हुई थी। मोहम्मद हबीब क्या कहते हैं कि भारतीय राजनीतिक इतिहास का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी से होता है। किससे होता है? अलाउद्दीन खिलजी से। वहीं इन्होंने अमीर खुसरो की जो पंक्तियाँ थी उसको उलट कर दिया और फिर देखी तूने धरती पर हड्डियाँ। ठीक है। डॉक्टर आर.एस. शर्मा कहते हैं कि भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट था ये। आरसीवादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि ये पहला तुर्क सम्राट था और इसकी तुलना बिस्माकर से वो करता था। किससे करता था? बिस्माकर से। बुलसेल हैग क्या कहते हैं कि सल्तनत का साम्राज्यवाद का आरंभ इसी के काल से होता है। यानी किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। स्मिथ जी क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप पेशेंस बनाए रखें। स्मिथ क्या कहते हैं कि अलाउद्दीन का शासन एक लज्जापूर्ण शासन था। कैसा शासन था? लज्जापूर्ण। यानी अलग अलग राइटर ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और जानिए।
अलाउद्दीन खिलजी का जो पिता था उसका नाम शहाबुद्दीन था, इसके चाचा का नाम जलालुद्दीन खिलजी था। जबकि ये एक अनपढ़ व्यक्ति था, इन्होंने खुद कोशिश की थी तो ये फारसी सीख गया था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने इसको अमीर तुजुक बनाया था। क्या बनाया था? अमीर तुजुक। और इन्होंने मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाया था 1291 के अंदर। इसका जीवन बड़े ही कलहपूर्ण था, यानी पत्नी और सास दोनों से बहुत परेशान था। यानी सास कौन थे इसकी? किसका दामाद थे ये? जलालुद्दीन खिलजी का, और उसका भतीजा भी था। तो ये पत्नी और सास से बहुत ज़्यादा परेशान था, यानी जो सास थी मलिक जहाँ उससे। तो इन्होंने दूसरा विवाह किया महरू से, जो इसकी दूसरी पत्नी से। क्या नाम था उसकी? महरू। वो इसकी प्रिय पत्नी थी, महरू इसकी प्रिय पत्नी थी। तो जो इसकी सास थी मल्लिका जहाँ, ये अपने सबसे छोटे पुत्र रुकनुद्दीन इब्राहिम को इन्होंने सुल्तान बनाने की सोची, यानी इसको सुल्तान बनाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इब्राहिम को हरा दिया और खुद सुल्तान बन बैठा। इस कलहपूर्ण जीवन की वजह से ही और इस मलिका जहाँ द्वारा अपने छोटे पुत्र रुकनुद्दीन को शासक बनाए जाने की वजह से जलालुद्दीन का योग्य पुत्र अरकली खां भी मुल्तान से नहीं आया था। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने उलूग खां और जफर खां को मुल्तान भेजा जलाली परिवार को मारने के लिए। जलाली परिवार ने शेख रुकनुद्दीन के पुत्र यानी शेख बाउद्दीन जखरिया के पुत्र शेख रुकनुद्दीन का सहारा लिया। किस लिए? मध्यस्थता के लिए। लेकिन उन्होंने वो निभाया नहीं था। अलाउद्दीन के 4 दोस्त थे, जिस तरह मोहम्मद पैगंबर शाह के थे। देखिए कौन कौन से वो दोस्त। एक था अलमास बेग, जिसकी उपाधि उलूग खां थी। एक था नसरत जलसेरी, जिसको नसरत खां कहा जाता था। एक था मलिक यूसुफ हिजरबुद्दीन, यानी जफर खां की उपाधि थी। और संजर को अल्फ खां की उपाधि हासिल थी। ये 4 खान थे। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद के भी 4 ही साथी थे। जफर खां को युग का रुस्तम कहा जाता था। किसने कहा था युग का रुस्तम? बर्नी ने कहा था। और जफर खां को मीर अर्ज बनाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ख्वाजा खातिर जो था उसको वजीर के पद पर बने रहने दिया। लेकिन 2 वर्ष बाद नुसरत खां को अलाउद्दीन खिलजी ने अपना वजीर बना लिया था। अगर अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ विद्रोहों की बात करें तो नवीन मुसलमान थे जो, यानी मंगोल, उनमें पहला विद्रोह था 1299 के अंदर। किसका था पहला विद्रोह? 1299 के अंदर हुआ था। और उन्होंने गुजरात लूट के धन पर गुजरात को लूटा था। ठीक है, और नसरत खां ने इसको दबा दिया था। इन्होंने क्या किया फिर? जो नवीन मुसलमान थे इनके बीवी बच्चों को भी कठोर सजाएं दी थी। बर्नी ने यहाँ पर क्या कहा है कि फिरौन जितना निरवदार रक्त बहाने वाला, इसको बताया है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। उसके बाद जो विद्रोह किया था दूसरा, वो अख्त खां का विद्रोह था। किसका था? अख्त खां का विद्रोह था। जो अख्त खां था ये अलाउद्दीन का क्या था? भतीजा था और वकील दर भी था। 1301 में रणथंबोर अभियान के दौरान इन्होंने सुल्तान पर हमला कर दिया था, लेकिन हरम प्रभारी मलिक दिनार ने इसको मार दिया। क्या कर दिया? मार दिया। कब मारा था? क्योंकि इस पर हमला कर दिया और इसको मरा समझकर सुल्तान को ये दिल्ली में शासन पर कब्जा करने के लिए आया। वहाँ पर जो प्रभारी था मलिक दिनार, उसने इनको मार दिया था। जो तीसरा विद्रोह हुआ था वो इसके भांजे उमर ने किया था। उमर और मूंगू खां ने किया था।
जो उमर था वो बदायूं का इक़्तिदार था, जबकि उमर था जो बदायूं का इक़्तिदार था, जबकि मूंगू खां था अवध का इक़्तिदार, लेकिन इसको आसानी से दबा दिया गया। चौथा जो विद्रोह हुआ था वो दिल्ली में हाजी मौला ने किया। किसने? हाजी मौला ने। ये हाजी मौला था, ये इल्तुतमिशी वंश के अलवी यानी शाहजहां को शासक बनाना चाहता था, लेकिन दोनों मारे गए, लेकिन दोनों को मार दिया गया। अलाउद्दीन ने इस्माइली बोहराओं को 311 में दंडित किया। कब किया? 311 के अंदर दंडित किया। अलाउद्दीन ऐसा पहला सुल्तान था जो विद्रोह के मूल कारणों को नष्ट करता था। किनको खत्म करता था? मूल कारणों को ही, विद्रोह के मूल कारणों को ही नष्ट करता था अलाउद्दीन के लिए। और इन्होंने निरोधी नियम संहिता बनाई। क्या बनाई? निरोधी नियम संहिता बनाई। अब देखिए, निरोधी नियम संहिता में कितने नियम थे? 4 नियम बनाए इन्होंने। पहला नियम क्या था? व्यक्तिगत संपत्ति पर इन्होंने हमला किया, यानी चरी, करी और घरी कर लगाए इन्होंने, 3 कर लगाए। दूसरा, गुप्तचरों का इन्होंने जाल बिछा दिया था, यानी बरीद, मुखिया और मुनहियन या मुनहिस, ये जासूस होता था। ठीक है, यानी इसके डर से सरदारों ने आपस में बातचीत करना भी बंद कर दिया था। जो तीसरा नियम इन्होंने बनाया था वो बनाया था शराब, भांग, पासा, जुआ आदि को इन्होंने बंद कर दिया था। शराब को, भांग, पासा, जुआ आदि को क्या कर दिया? रोक लगा दी थी। अमीर खुसरो क्या कहते हैं कि शराब जो अंगूर की बेटी और शक्कर की बहन है, सब कुछ बुराइयों की और सब बुराइयों की क्या है? माँ है। कौन कहते हैं? अमीर खुसरो। इन्होंने बदायूं गेट पर कुएं खुदवाए और जो भी शराब पीता था उनको इन कुओं में फेंक दिया जाता था। यानी ये नेट के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। राइट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ग्यासपुर, इंद्रपुर, केलुखेड़ी आदि में शराब नहीं मिलती थी, यानी ग्यासपुर और इंद्रपुर और केलुखेड़ी में शराब नहीं मिलती थी। इन्होंने सामाजिक समारोह भी बंद कर दिए थे, यानी कोई ब्याह यानी शादी वगैरह जो होते थे वो सब बंद कर दिए थे इन्होंने। इनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं किया जाता था। अब बात करते हैं मंगोल आक्रमणों की। तो मंगोल आक्रमणों की बात करें तो सबसे जो ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए वो अलाउद्दीन खिलजी के शासन के अंदर ही हुए थे। कितने हुए थे? वो 6 आक्रमण हुए थे। कितने हुए थे? 6 आक्रमण। जो अलाउद्दीन था उन्होंने मंगोलों के लिए रक्त व युद्ध पर आधारित नीति अपनाई। रक्त और युद्ध पर आधारित नीति कौन सी थी? अग्रगामी नीति अपनाई। अग्रगामी नीति अपनाई इन्होंने। ऐसा करने वाला ये दिल्ली का पहला सुल्तान था। ठीक है, मंगोलों की दिल्ली पर विजय नीति 306 दवा खां की मृत्यु पर ही समाप्त हो गई थी। यानी जो मंगोलों का नेता था दवा खां, उनकी मृत्यु 1306 के अंदर हो गई थी, तो उनका दिल्ली विजय का सपना वहीं पर ख़त्म हो गया था। अब बात करते हैं हम आक्रमण की। तो पहला जो मंगोल आक्रमण किया था वो कादर खां ने किया था अलाउद्दीन के समय पर। ये कब किया था? ये 1298 में किया था। जफर खां प्लस उलूग खां, यानी इन दोनों ने सतलज नदी पर जारन युद्ध में कादर खां को हरा दिया था। उसके बाद हुआ था सलादी। सलादी ने 1299 में दूसरा आक्रमण किया। सलादी को जफर खां ने हरा दिया और उसको जंजीरों में बांधकर दिल्ली लाया। तीसरा आक्रमण किया कुतलू ख्वाजा ने 1299 में। दमा खां का पुत्र था कुतलू खां, वो 2 लाख की सेना लेकर उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया। आउल उल मुल्क, जो आउल उल मुल्क था वो अलाउद्दीन को कूटनीतिज्ञ था।
तो किली के मैदान में क्या हुआ, किली के मैदान में क्या हुआ, यानी देखिए आउल मुल्क ने क्या कहा कि आप कूटनीति से काम लें, आउल मुल्क ने। और किली के मैदान में क्या हुआ कि देखिए, सॉरी ध्यान से सुनिए, जो आउल मुल्क था उन्होंने अलाउद्दीन से क्या कहा कि आप कूटनीति से काम लें, लेकिन अलाउद्दीन नहीं माना और जंग किया किली के मैदान में। तो किली के मैदान में जो जफर खां था उसने कुतलुक खां को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा, यानी द्वंद्व युद्ध किया। परंतु यहाँ पर जो अलाउद्दीन था उसने इस जफर खां के साथ बहुत बड़ा धोखा किया और उसको युद्ध में अकेला छोड़कर आ गया। क्या कर दिया, युद्ध में अकेला छोड़कर आ गया और उसकी बेचारी की वहाँ पर मौत हो गई, क्योंकि उसको मार दिया मंगोलों ने। चौथा आक्रमण था वो क्या था, तारगी ने 1303 में। ये 1,20,000 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया। लेकिन उसी टाइम जो अलाउद्दीन था वो चित्तौड़ आक्रमण से वापस लौटा था, यानी चित्तौड़ से वापस लौटा था, इसलिए वह इनसे युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। उसने सीरी किले में शरण ली, 2 माह घेरा रखा मंगोलों ने और वापस चले गए। बर्नी जो है वो कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया की वजह से मंगोल वापस चले गए थे। मंगोल समस्या का समाधान ढूंढने के लिए खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, इन्होंने पुराने किलों की मरम्मत करवाई। दूसरा, उन किलों पर इन्होंने जैसे पासिब, गरगज, मगरिबी, मजनिक, देलमास, अर्दस तथा चरण जैसे उपकरणों को लगा दिया था, यानी उनको सुसज्जित कर दिया था। यानी ये सब क्या थे, ये हथियार थे, यानी ये सब से उन्होंने पुराने किलों को लैस कर दिया था। इन्होंने सीरी को अपनी नई राजधानी बनाया था और उसके चारों ओर दीवारें बनवाई थी। इन्होंने सीमांत प्रदेशों की रक्षा के लिए एक पृथक सेना बनाई, एक अलग से सेना बनाई और एक सीमा रक्षक पद बनाया, जिस पर पहली नियुक्ति गाजी मलिक की थी। किसकी, गाजी मलिक की। ये गाजी मलिक कौन था, ये था गियासुद्दीन तुगलक। ये प्रतिवर्ष मंगोलों पर आक्रमण करता था, कौन, गियासुद्दीन तुगलक। और 1305 में इनको पंजाब को सूबेदार बना दिया। तारगी, अलीबेग और ततार। 1305 में आक्रमण किया तारगी ने, लेकिन मारा गया। जो ततार खां प्लस अली बेग है, ये चंगेज़ खां के वंशज थे। ठीक है, ये चंगेज़ खां के वंशज थे। अमरोहा में मलिक नायक ने, जो हिंदू था, ने इनको आखुरे बेफ मैसरा में इनको हरा दिया था और इनको पकड़ कर लाया और दिल्ली का जो किला था सीरी का, उसमें इनको जिंदा चुनवा दिया। किसको, तार को और अली बेग को। कबक प्लस इकबालमंद तथा तईबू, यानी ये तीनों, कबक, इकबालमंद और तईबू, ये तीनों सेनाध्यक्ष थे। ठीक है, तीनों क्या थे, सेनाध्यक्ष थे। 1306 में इन लोगों ने आक्रमण किया, लेकिन क्या था, मलिक काफूर और गाजी मलिक ने इनको हरा दिया। ये तीनों का दिल्ली पर, यानी खिलजी वंश के काल में दिल्ली पर अंतिम आक्रमण था। उसके बाद किन्होंने, यानी मंगोलों ने कभी भी सिंधु नदी को पार नहीं किया था और दीपालपुर, लाहौर इनके लिए चीन की दीवार के समान बन गई थी। क्या, दीपालपुर और लाहौर। अलाउद्दीन की सीमा उत्तर पश्चिम व्यास नदी और लाहौर बन चुकी थी और यहाँ से बढ़कर ये सिंधु नदी भी हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो गाजी मलिक था वो सफल आक्रमण किए थे। यहाँ पर किसने, गाजी मलिक ने। गाजी मलिक कौन था, गियासुद्दीन तुगलक। वो मंगोलों पर पहले ही आक्रमण कर देता था, जिससे मंगोल क्या रहते थे, भयभीत रहते थे। अगर मैं अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों की बात करूं तो इन्होंने
कुछ आक्रमण उत्तर भारत में किए और कुछ आक्रमण इन्होंने दक्षिण भारत में किए। अगर उत्तर भारत के आक्रमणों की बात करूं तो इन्होंने गुजरात पर जो आक्रमण किया था वो 1298 में किया था। रणथंभौर पर इन्होंने 1301 में आक्रमण किया। चित्तौड़ पर इन्होंने 1303 में आक्रमण किया। मालवा पर इन्होंने 1308 के अंदर आक्रमण किया। सिवान था उस पर भी 1308 में आक्रमण किया। जालौर पर इन्होंने 1311 में आक्रमण किया। तो ये थे उत्तर भारत में जो इन्होंने आक्रमण किए। टोटल 6 आक्रमण किए थे इन्होंने उत्तर भारत में। और अगर दक्षिण भारत की बात करूं तो इन्होंने दक्षिण भारत में देवगिरी पर इन्होंने 1307 में आक्रमण किया था। वारंगल पर इन्होंने 1309 में आक्रमण किया। होयसल पर इन्होंने 1310 में आक्रमण किया था, जबकि पांड्य पर इन्होंने 1311 में आक्रमण किया था। अगर दक्षिण की बात करूं मैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने समुद्रगुप्त वाली नीति अपनाई, यानी प्रत्यक्ष विलय की। किसकी? प्रत्यक्ष विलय की, यानी डायरेक्टेड विलय की। ये पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं को पूर्व स्थिति में रहने दिया। देखिए ये यहाँ पर गलत है, यानी ये नीति तो इन्होंने नहीं अपनाई थी। यहाँ पर यहाँ पर इन्होंने उत्तर भारत में अपनाई थी ये नीति प्रत्यक्ष विलय की। यहाँ पर तो इन्होंने सिर्फ क्या अपनाई थी? मात्र कर्द वाली नीति अपनाई थी। कर्द यानी कर दो और अपने राज्यों पर बने रहो। पहला सुल्तान था जिसने हिंदू राजाओं को उसकी पूर्व स्थिति में बने रहने दिया। शत्रु को मित्र बनाने की नीति उसको अकबर के नज़दीक लाती है। किसके नज़दीक लाती है? अकबर के नज़दीक लेकर आती है। जो गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो इन्होंने अटैक किया 1297 में और 1298 में, उसमें उलूग खां और नुसरत खां जलेसरी 2 इसके कमांडर थे, उन्होंने आक्रमण किया। रास्ते में जैसलमेर पड़ता था उसको भी इन्होंने लूटा, और जो सोमनाथ मंदिर था वो दूसरी बार लूटा गया था। ठीक है। गुजरात के शासक कौन थे? तो गुजरात का शासक करणदेव था, उसकी पत्नी थी कमला देवी और पुत्री थी देवल देवी। और जो कमला देवी और मलिक काफूर था, इन दोनों को दिल्ली लाया गया। जो देवल देवी थी ये अपने पिता के साथ भाग गई थी। मलिक काफूर था, इसका नया नाम अब मलिक इजाजुद्दीन काफूर सुल्तानी रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था? मलिक इजाजुद्दीन काफूर सुल्तानी। इसको 1000 दिनारी भी कहा जाने लगा। किसको? मलिक काफूर, क्योंकि इसको नसरत खान ने 1000 दिनार में खरीदा था। इसके नेतृत्व में ही दक्षिण में अनेक अभियान किए गए। कमला देवी को मलिक जहाँ की उपाधि दी गई। किसकी? मलिक जहाँ की उपाधि दी गई, जबकि जो देवल देवी थी वो पिता के साथ देवगिरी भाग गई थी। सुल्तान का साला जो अल्फ खां था उसको गुजरात का राज्यपाल बना दिया गया था। अगर रणथंभौर आक्रमण की बात करें तो रणथंभौर पर इन्होंने 1301 में आक्रमण किया। वहाँ पर भी उलूग खां और नसरत खां ने आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पर जो नसरत खां था उसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वहाँ पर अलाउद्दीन खुद गया और अलाउद्दीन के साथ वहाँ पर अमीर खुसरो भी गया। यहाँ पर रणथंभौर पर यानी पृथ्वीराज चौहान के वंशज हमीर देव का शासन था। जो इसने यानी हमीर देव ने मोहम्मद शाह और केहब को आश्रय दिया था। ये दोनों मंगोल नेता थे। यहाँ पर हमीर देव और केहब दोनों मार दिए गए। जो उनकी पत्नी थी रंगा देवी प्लस पुत्री पद्मला, यानी रंगा देवी और पुत्री दोनों ने जौहर कर लिया था। खुसरो ने तारीख अलाई में क्या बताया कि ये पहला जौहर था और राजस्थान का पहला साका था। ठीक है। आज कुफरगढ़ इस्लाम का हो गया, ये खुसरो खान ने कहा था। किसके बारे में कहा? रणथंभौर के बारे में कहा था। हमीर की मृत्यु चौहान शाखा समाप्त हो गई थी, यानी जो हमीर था उसकी मृत्यु के साथ ही जो चौहान शाखा थी राजपूतों की वो समाप्त हो गई।
चित्तौड़ पर आक्रमण इन्होंने 1303 में किया था। यहाँ पर रतन सिंह गुलोहित राजपूत का शासन था और उसकी पत्नी थी पद्मिनी, जिसके ऊपर 1540 में पद्मावत लिखी गई। किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। इसी तरह 1459 में भी दामोदर कवि ने पद्मावती कथा लिखी थी और जिसमें पद्मावती जौहर का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर पद्मिनी के ऊपर 2 किताब लिखी गई है। एक तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत 1540 में, एक 1459 में दामोदर कवि ने पद्मावती लिखी है। रतन सिंह के सेनापति थे बादल और गोरा, इन दोनों के साथ ये मारा जाता है। पद्मिनी ने यहाँ पर 1600 स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया था। खुसरो क्या कहते हैं कि अलाउद्दीन ने 20,000 राजपूतों का वध एक दिन के अंदर किया था। ठीक है, चित्तौड़ का पहला तथा राजस्थान का दूसरा शाखा यहाँ पर संपन्न हुआ था। अगर कोई क्वेश्चन ये पूछे कि राजस्थान का दूसरा शाखा कब हुआ, तो 1303 में हुआ था, चित्तौड़ के पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था, यानी आक्रमण किया था। 1623 में जाटमल ने गोरा बादल की कथा का लेखन किया। किसने? जाटमल ने 1623 के अंदर। चित्तौड़ में 7-8 वर्षीय खिजर खां को उत्तराधिकारी बना दिया गया। किसको? खिजर खां को। और उसका सहायक शाहीन जो दास मलिक था के पुत्र को शाहीन को सहायक बनाया गया। खिजर खां का जो दास था, इसको अलाउद्दीन पुत्र कहता था। चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया। 1310 में चित्तौड़ परस्ती लिखी गई थी। ये सारे सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए फैक्ट बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। ठीक है, आप किताब को पढ़िए, बार बार पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद आप मेरे ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पूरी हिस्ट्री आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मालवा विजय की बात करें हम, तो मालवा पर इन्होंने 1305 में अटैक किया था। अब उस टाइम इसका जो कमांडर था, यानी फौज का जो अधिकारी था, वो था ऐनुल मुल्क मुल्तानी। ठीक है, यहाँ का शासक महलक देव था और उसका सेनापति था हरनंद कोका। ठीक है, इसको जीता। सिवाना था, उस पर 1308 में अटैक किया। यहाँ का शासक शीतल देव था सिवाना का। ये मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली दुर्ग था। ठीक है, खैराबाद, इसको जोधपुर राठौरों की शरण सतली कहा जाता था। किसको? सिवाना को। ठीक है, इस खैराबाद किले का जो सूबेदार था वो था कमालुद्दीन कुर्ग। उसके बाद इन्होंने जालौर पर अटैक किया। जालौर पर इन्होंने 1311 में अटैक किया। कमालुद्दीन कुर्ग ने कान्हा को यहाँ पर हराया था। ठीक है, कान्हा देव, यानी जालौर का कौन था शासक? कान्हा देव। और उसकी नौकरानी कौन थी? गुलोबिहिस्त। अलाउद्दीन ने जालौर को जलालाबाद के नाम से प्रसिद्ध कराया, यानी इसका नाम बदल कर क्या रख दिया? जलालाबाद रख दिया। अगर दक्षिण अभियानों की इसके की बात करें तो दक्षिण अभियान में इन्होंने क्रमशः देवगिरी, तेलंगाना, होशियार और पांड्य राज्य पर किए। दक्षिण में जो अटैक करने वाला था वो मेन कौन था? इसका हेड मालिक काफूर और उसका सहायक था ख्वाजा हाजी। अमीर खुसरो मालिक काफूर के साथ आए थे और बाजार का वर्णन किया, यानी जो अमीर खुसरो थे वो दक्षिण में मलिक काफूर के साथ गए थे। पहला तुर्क आक्रमण जलालुद्दीन काल में हुआ था। कहाँ? दक्षिण में जो पहला आक्रमण किया था वो जलालुद्दीन के काल में किया था। दक्षिण जाने वाला ये पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अलाउद्दीन ने 1307 में शुरू किया। दक्षिण पर पहला आक्रमण 1303 में जूना खां एवं छज्जू ने तेलंगाना में किया था। तेलंगाना का जो शासक था वह प्रताप रुद्रदेव था, जिन्होंने अलाउद्दीन की सेना को हरा दिया था। देवगिरी की बात करें तो देवगिरी में 1307 में
मालिक काफूर ने रामचंद्र देव को हरा दिया था, जो देवगिरी का शासक था, और उसकी पत्नी यानी किसकी, करण की पत्नी कमला देवी और पुत्री देवल देवी दोनों अलफ खान एलोरा के निकट पकड़ लिया। किसने, यानी जो देवगिरी जो वहाँ से भागे थे वो राजस्थान से, तो देवगिरी में वो आए थे करण, और शासक था करण और उसकी पत्नी कमला देवी और पुत्री देवल देवी, लेकिन दोनों को अलफ खान ने एलोरा के निकट पकड़ लिया और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां से विवाह कर दिया। किसका, देवल देवी का। अमीर खुसरो ने उसके ऊपर एक किताब लिखी है आस की, देवल देवी, ठीक है। रामदेव को रायन की उपाधि दी, जिसे हरी छतरी का प्रयोग करने की इजाज़त भी मिल गई। रामदेव नवसारी जिला छोड़कर राज्य वापस आ गया था। इसकी पुत्री थी इल्लापाली, जिसका विवाह अलाउद्दीन खिलजी से हुआ। रामदेव ने परशुराम दालवे को दक्षिण सीमांत का मुख्य सेनापति बनाया था। इसने बाजार काफूर के लिए खोल दिए थे जब मलिक काफूर ने दक्षिण में हमला किया था उस टाइम। तेलंगाना पर 1309 में आक्रमण किया। वहाँ की जो राजधानी थी वो वारंगल थी। काकतीय शासक गणपति की पुत्री रुद्रा देवी यहाँ की शासिका थी। अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन यहाँ का शासक जो था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था, और उसको अलाउद्दीन लहरदेव भी कहता था, यानी लहरदेव। सरवर दुर्ग में रावत महिलाओं ने क्या किया, जौहर किया था। सोने की मूर्ति बनवाई, इसमें कोहिनूर हीरा माला में डालकर काफूर को दिया था। किसने, प्रताप रुद्रदेव ने। यहाँ पर पहली बार कोहिनूर हीरे का जिक्र आता है। जो कोहिनूर हीरा था जग जाहिर, यानी जिसको पूरी दुनिया जानती है, जो फिलहाल इंग्लैंड के अंदर है, उसका सबसे पहली बार जिक्र यहाँ हुआ है 1309 में। ये गोलकुंडा की खानों में पाया गया था। खफी का क्या कहते हैं कि हीरा काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मुबारक खिलजी को दिया था। होयसल, आज इसको मैसूर के नाम से जाना जाता है। किसको, होयसल को। इसकी राजधानी द्वार समुंदर थी, जिसे आज हैलेविड कहा जाता है। यहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया, और महाबर प्रदेश की जानकारी दी। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए इसको खिलत प्रदान की थी, ठीक है। और 1310 में मालिक काफूर ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तब इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, आत्मसमर्पण किया था, ठीक है। अगर पांड्य राज्य की बात करें हम, किसकी, पांड्य राज्य की बात करें, तो महाबर कहा जाता था। मुस्लिम इसको क्या कहते हैं, महाबर। यहाँ पर मारवर्मन कुलशेखर यानी 1268 से 1311 में जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसका पुत्र सुंदर पांड्य जो औरस पुत्र था, और दूसरा पुत्र था वीर पांड्य जो एक अवैध पुत्र था। यहाँ पर सुंदर पांड्य ने मालिक काफूर से सहायता मांगी, और 1311 में मालिक काफूर ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। मालिक काफूर ने वीरधूल और लिंग महादेव मंदिर को लूटा, और वीर पांड्य भाग गया। देवगिरी को मुख्यालय बनाया गया। उसके बाद देवगिरी में 1312 और 1313 में दूसरा अभियान किया, और सिंहदेव स्वयं स्वतंत्र कर लिया था, और उसको पकड़कर मार दिया गया। यहाँ पर छिताईपति हरपाल देव को शासक बनाया गया। किसको, छिताईपति हरपाल देव को यहाँ पर शासक बनाया गया था।